तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायुदाब, एयर प्रेशर। वायुदाब को इंग्लिश में कहते हैं एयर प्रेशर। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वायुदाब होता क्या है, इसकी खोज किसने की, क्या धरातल पर हर जगह यानी प्रत्येक स्थान पर वायुदाब समान है या भिन्न है, अगर वायुदाब में भिन्नता है तो वो भिन्नता किस कारण से है, उस भिन्नता के क्या क्या कारण हैं या कौन कौन से कारक हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो वायुदाब, पहली बात तो यह है कि वायुदाब क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि वायुदाब यानी पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र पर समस्त वायुमंडलीय गैसों के पड़ने वाले भार यानी दबाव को क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। यानी ये एक क्षेत्र है, यानी प्रति इकाई क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो समस्त वायुमंडल में जो गैसें मौजूद है, हमने जो वायुमंडल का संतुलन रचना में पढ़ी थी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, जो गैसें हैं उनका दबाव पड़ता है, उस दबाव यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले उस गैसों के भार को या दबाव को वायुदाब कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुदाब की सर्वप्रथम खोज किसने की, यूरिक ने, यानी सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि वायुदाब होता है। तो हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि वायुदाब की खोज किसने की, तो यूरिक महोदय ने वायुदाब की खोज की। ठीक है। अब बात करते हैं कि वायुदाब को मापने की इकाई क्या है। वायुदाब को मिलीबार, हेक्टोपास्कल, सेमी, इंच आदि रूपों में मापा जाता है। ये वायुदाब को मापने की इकाई है। मिलीबार यानी एमबी, मिलीबार, इसको शॉर्टकट में एमबी लिख देते हैं, यानी ये वायुदाब को मापने की इकाई। और भारत में सर्वाधिक यही इकाई प्रचलित है। भारत में क्या ज़्यादातर यही इकाई प्रचलित है, मिलीबार में ही मापा जाता है। बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग वायुदाब को मापा जाता है। अब हमारी धरातल पर वायुदाब समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा धरातल भी समान नहीं है। धरातल में भी अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उन विभिन्नताओं के कारण वायुदाब में भी अंतर मिलता है। इसलिए एक औसत वायुदाब माना जाता है। तो पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना है? 1013.25 मिलीबार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी का औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार। अब बात करते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ से ध्यान रखना है, आपका प्रश्न बन सकता है बड़ा प्रश्न कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो हम ये कारक हैं 6, तापमान है, आर्द्रता है, ऊंचाई है, और वायुदाब का दैनिक परिवर्तन है, धरातल की प्रकृति या सतह की प्रकृति है, पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी इसको क्या कहते हैं, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति। ठीक है। ये 6 पॉइंट है जो वायुदाब को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रथम कारक है तापमान। अब तापमान में क्या होता है कि धरातल पर सभी जगह तापमान समान नहीं है, तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है, और तापमान में इस भिन्नता के कारण क्या वायुदाब में भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात यह है कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। देखिए कि उच्च तापमान के प्रभाव से वायु गर्म होती है, जिससे वायु फैलती है वह हल्की होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। उच्च तापमान के प्रभाव से वायु गर्म होती है, जिससे वायु फैलती है। उच्च तापमान के प्रभाव से वायु गर्म होती है, जिससे वायु फैलती है, और फैलने से वह हल्की होती है, जिसके कारण वायुदाब घटता है। ठीक है। यानी उच्च तापमान के प्रभाव से वायु गर्म होती है, जिससे वायु फैलती है, हल्की होती है, जिसके कारण वायुदाब घटता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं, अर्थात तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है। तापमान बढ़ने पर वायुदाब क्या होता है, घटता है। ठीक, ये इसका सिस्टम रहेगा। और दूसरा पॉइंट इसके अपोजिट हो जाएगा, वो लिखिए आप, जब निम्न ताप के प्रभाव से वायु ठंडी होती है, जिसके कारण वायु सिकुड़ती है, और सिकुड़ने से वायु भारी होती है, जिससे वायुदाब बढ़ता है। यानी तापमान बढ़ने से वायुदाब घटता है। ये इतना लिख लिया ना आपने।
आगे लिखिए। यानी ये आपको समझ में आ गया कि उच्च तापमान के कारण वायु गर्म होती है और गर्म होने से वायु फैलेगी और फैलने से वायु क्या होती है, हल्की होती है, जिसके कारण वायुदाब घटता है। अर्थात इसको हम संक्षेप रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि तापमान बढ़ने से वायुदाब घटता है। अब दूसरी बात यह है कि निम्न तापमान के कारण या कम तापमान के कारण वायु ठंडी होती है। कम तापमान के कारण वायु ठंडी होती है, जिससे वायु सिकुड़ती है, जिसके कारण वायुदाब घटता है। ठीक है, अर्थात वही बात है, अर्थात कम तापमान पर वायुदाब बढ़ता है। यानी ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी कि तापमान और वायुदाब में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। तो कम तापमान होगा तो उच्च वायुदाब, और उच्च तापमान होगा तो न्यून वायुदाब। ठीक है, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन लिखिए कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। देखिए, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, अब अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्रता। तो आर्द्रता के अंदर ये सिस्टम है कि जिस वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होती है उसे शुष्क वायु कहते हैं, और जिसका वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात जिस वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है उसे आर्द्र वायु कहते हैं, जिसका वायुदाब कम होता है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर शुष्क वायु है तो उसका वायुदाब अधिक है, और आर्द्र वायु है तो उसका वायुदाब कम है। वो इसी आधार पर सागरीय भागों पर कम वायुदाब पाया जाता है और स्थलीय भागों पर क्या होता है, अधिक वायुदाब पाया जाता है। लिखिए, आर्द्रता में लिखिए जिस वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होती है उसे शुष्क वायु कहते हैं, जिसका वायुदाब अधिक होता है। ठीक, इसके विपरीत जिस वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है उसे आर्द्र वायु कहा जाता है। इसका वायुदाब कम होता है। ठीक, जिस वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होगी उसे हम शुष्क वायु कहेंगे, और जिसका वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जिस वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी उसे हम आर्द्र वायु कहते हैं, और उसका वायुदाब क्या होता है, कम होता है। ठीक, एक लाइन और लिखिए, यहाँ ऊपर से मिटा रहा हूँ। लिखिए, लिखिए नीचे नई लाइन से लिखिए, आर्द्रता के आधार पर सागरीय भागों पर कम वायुदाब तथा स्थलीय भागों पर अधिक वायुदाब होता है। ये चीज़ें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए
ठीक है, ये 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है अपना ऊंचाई। तो ऊंचाई में क्या होता है, ये मान लीजिए आप क्या है, पर्वत है, ये पठार है और ये मैदान है और ये सागरीय भाग है। क्या है, सागरीय भाग। तो इस पर्वतीय भाग पर ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वायुदाब में कमी आती है। तो इस पर्वतीय भाग पर क्या होगा, सबसे कम वायुदाब, सबसे कम वायु दाब। ठीक है, और यहाँ सागर तल पर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सर्वाधिक वायुदाब। ठीक है, ये पर्वत है, पर्वत पर सबसे कम वायुदाब मिलेगा, पर्वत से पठार की तरफ और कम वायुदाब मिलेगा, सॉरी ज़्यादा वायुदाब मिलेगा, और मैदान में और ज़्यादा मिलेगा, और सबसे ज़्यादा सागरीय भागों की तरफ। यानी ऊपर से हम पर्वत से सागर के भाग की तरफ आएंगे तो वायुदाब बढ़ता है। ठीक है, ये अपना वायुदाब था ऊंचाई के संदर्भ में। ये डायग्राम बना लीजिए। यानी ऊंचाई, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। यानी ये सागर नीचा भाग है, ठीक है, और इसे ऊपर की तरफ जाते हैं हम तो मैदान आता है, यानी इस तरफ जाएंगे ऐसे तो मैदान आएगा, पठार आएगा और पर्वत आएगा। तो ऊंचाई की तरफ जाने पर वायुदाब में कमी आती है। ये कमी क्यों आती है, ये कमी इसलिए आती है क्योंकि ऊंचाई के साथ गैसों का आवरण है वो विरल हो जाता है, गैसें विरल अवस्था में मिलती हैं। ये चीज़ हमने वायुमंडल के संक्रमण संरचना में पढ़ी थी कि ऊंचाई की तरफ क्षोभमंडल के बाद गैसें विरल अवस्था में पाई जाती हैं। तो वो फैक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, लिखिए अब इसमें अपनी कॉपी में लिखना है, लिखिए कि पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आती है क्योंकि ऊंचाई के साथ गैसों का आवरण विरल होता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ गैसों का आवरण विरल होता है। और ये घटने की दर क्या है, ये दर है, ध्यान रखना, प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार। ठीक, प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 मीटर पर 10 मिलीबार, ठीक, और 1000 मीटर पर 100 मिलीबार हो गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये है, इतना लिखिए आपने। ओके, अब इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, आगे का इसमें मैटर लिखेंगे। यानी ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है क्योंकि गैसों की जो आवरण है वो क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। जैसे आपसे पूछे कि ये ए स्थान है धरातल पर, यहाँ पे वायुदाब कितना है, 1000 मिलीबार वायुदाब है, और इस ए स्थान से आप 500 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ पे वायुदाब क्या होगा। ठीक, तो ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है, घटने की दर हमने लिखी थी 10 मीटर बराबर 1 मिलीबार और 100 मीटर बराबर 10 मिलीबार। यानी इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 मीटर बराबर 100 मिलीबार। तो यहाँ पे 500 मीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं तो कितना घटेगा, 50 मिलीबार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 1000 है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना कम होगा, 50 मिलीबार, क्योंकि कितनी ऊंचाई है, 500, तो कितना बचेगा, 950। तो यहाँ का वायुदाब कितना होगा, 950 मिलीबार होगा। ठीक, ये यहाँ तक था ऊंचाई के संदर्भ में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वायुदाब में दैनिक परिवर्तन, वायुदाब में दैनिक परिवर्तन की। तो दैनिक परिवर्तन की बात करें तो एक दिन होता है पूरा, उस पूरे दिन में भी वायुदाब समान नहीं रहता, उस वायुदाब में भिन्नताएं आती रहती हैं।
जैसे दिन में 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक वायुदाब घटता है, जबकि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वायुदाब बढ़ता है। तो इसमें लिखिए, आप नोट कीजिए कि सामान्यतः दिन में 10 बजे से साय यानी शाम 4 बजे तक वायुदाब घटता है, जबकि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वायुदाब बढ़ता है। ओके, ये चीज़ है इसमें दैनिक परिवर्तन में। उसके बाद में बात करते हैं धरातल की प्रकृति के बारे में। ये पॉइंट अपना धरातल की प्रकृति। तो धरातल की प्रकृति में आपको स्पष्ट विदित होगा कि ये स्थल है और ये जलीय भाग है। तो स्थल भाग क्या होता है, सौर विकिरणों के लिए अपारदर्शी होता है, तो यानी अधिक गहराई तक सौर विकिरण नहीं जा पाती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, यानी तापमान ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर क्या रहेगा, लो, यानी वायुदाब क्या रहेगा, कम। और यहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, हाई, यानी वायुदाब क्या रहेगा, उच्च। ये बात इसमें है। यानी सतह के क्षेत्र के अनुसार अंतर देखा जाता है, स्थलीय जलीय भागों में अंतर पाया जाता है, स्थल और जलीय भाग में वायुदाब में अंतर पाया जाता है। ठीक, और एक पॉइंट और इसमें रह गया, 6 नंबर पॉइंट लिख लीजिए आप, वो है पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायुदाब में परिवर्तन आता है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, जो इसका पार्ट कुछ बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत हो तो बिल्कुल आप निसंकोच पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होता है, ठीक, जिस वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होगी उसे हम शुष्क वायु कहेंगे, और जिसका वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जिस वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी उसे हम आर्द्र वायु कहते हैं, और उसका वायुदाब क्या होता है, कम होता है।